सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है, तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक को, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 11 से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है। और चैनल पर यार पहली बार आए तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी आपसे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 60,000 एंड 5,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। तो जब भी कुछ खरीदते हैं, कोई भी एसेट हो, वैन हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, तो उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है वो मशीनरी की या एसेट की वैल्यू में जोड़ देते हो। तो हमारे पास वैन एसेट है इस क्वेश्चन में, तो वैन हमारी 60 की नहीं मानी जाएगी, कितने की मानी जाएगी, 65,000 की मानी जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे। फिर कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 अनदर वैन वॉज परचेज फॉर 70,000। तो पहली वाली को हम V1 बोल देंगे, दूसरी वाली को V2 बोल देंगे, ठीक है। सेकंड है तो V2 बोल देंगे। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो फर्स्ट वैन अपनी V1 थी, तो V1 को बेच दिया हमने 45,000 में। तो ये हमने V1 सेल करी है, ठीक है। ये कौन सी है, V1 है। तो V1 हमने सेल करी है 45,000 में। एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। V3 मतलब थर्ड वैन हमने खरीदी है, ठीक है। और बोल रहा है सेम डेट, मतलब जो सेलिंग की डेट है वही परचेज की डेट है V3 की, ठीक है। तो ये सारा डेटा मैं क्वेश्चन के मशीनरी अकाउंट या वैन अकाउंट जो बनाऊंगा उसके जस्ट ऊपर लिखूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे सॉल्व करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं शो द वैन अकाउंट फ्रॉम दिस टू दिस टू 22 टू 23। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कितना बनाना है, समझ में नहीं आएगा। आपको जब भी अकाउंट गिवन हो ना, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो डेप्रिसिएशन का, वहां से बनाना स्टार्ट करो जो आपको फर्स्ट डेट गिवन है। तो सबसे पहले की डेट है 2020, यहाँ से हम क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। और कब तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है। तो ये 2022 टू 23 का मतलब है 31 मार्च 2023 तक आपको बनाना है। तो यहाँ से चालू हो जाओ जहाँ से गिवन है और यहाँ तक आप अपने सोल्यूशन को, अपने अकाउंट को बनाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो वैन अकाउंट बनाएंगे तो वैन लिख देना ऊपर हेडिंग में। और ये मैंने आपको डेटा लिख दिया कि V1 हमने 1 अप्रैल को खरीदी है 65,000 में, V2 मैंने अक्टूबर 1 को खरीदी है 2021 को, इतने रुपीज़ की खरीदी है। और 2022 अप्रैल 1 को क्या ट्रांजैक्शन है, V1 सेल कर रहे हैं 45,000 में और V3 बाय कर रहे हैं 1,70,000 में, ठीक है। ये 1,70,000 लिखा है, अगर क्लियरली नहीं रीड हो रहा तो ये सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है और मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट करा है। अब हमारी जो अप्रोच क्या रहती है, देखो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अप्रोच होती है सबसे पुराना टाइम जो है, सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है, सबसे पहले इवेंट हुआ है V1 परचेज करने का, तो उतना अकाउंट बनाओ। फिर सेकंड है V2 परचेज करने का, फिर उतना अकाउंट बनाओ। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये सेलिंग में और बाइंग में क्या ट्रांजैक्शंस करनी है। पहले इजी जो है, जो समझ में आ रहा है उतना कर लेते हैं, बाद में हम आगे का देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें आ रहे को क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 में यहाँ डेट लिखूंगा, तो यहाँ मैंने लिखा 2020 अप्रैल 1, ठीक है। यहाँ मैंने डेट लिखी 2020 अप्रैल 1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और V1 खरीद रहे हैं तो यहाँ V1 लिख दो। अमाउंट 65,000, ठीक है। अमाउंट लिखा 65,000, ठीक है। उसके बाद ये आपने देखना है, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 अप्रैल 1 से चालू हो, ये खत्म कब होगा, 2021 मार्च 31 को। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमने V2 परचेज किया अक्टूबर 1 2021, वो इस ईयर का पार्ट नहीं है, वो इस फाइनेंशियल ईयर में लाए नहीं कर रही। तो यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है या एग्जिस्टिंग वैन है वो एक ही है,
तो आपको ईयर क्लोज करना है, और ईयर कैसे क्लोज करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग एसेट होती है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करके। तो रेट हमारे को कितना गिवन है, 10% का रेट है, तो 65,000 का 10% होता है 6,500 रुपीज़। तो इतना सिंपल है, ये नॉर्मली लग जाएगा। उसके बाद मार्च 31 सेम डे पे आप निकालोगे बाय बैलेंस CD। तो ये कैसे आएगा भाई, बड़ी साइड का टोटल करा 65,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 65,000, उसमें से 6,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 58,500। तो एक साल बाद V1 की ये वैल्यू हो जाएगी। तो अगला स्टेप क्या होता है भाई, बाय बैलेंस CD यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, तो यहाँ क्या आएगा टू बैलेंस BD, और 58,500 यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और डेट क्या आएगी 2021 मार्च 31 है ना, इससे जस्ट एक दिन आगे, तो April 1 2021, ईयर वही रहेगा 2021, लेकिन मार्च से जस्ट एक दिन आगे आ जाएंगे April 1 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो October 1 2021, तो ये जो डेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में लाई कर रही है। ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक है, 2021 April 1 से लेकर 2022 मार्च 31 तक। तो इस टाइम पीरियड में देखो October 1 लाई कर रहा है, तो October 1 यहाँ पर कहीं पर आएगा, और खरीदी है हमने, तो खरीदी है तो डेबिट में एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, ये हमने V2 खरीद लिया, और ये 70,000 में परचेज करिए, तो ये 70,000 यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपको ईयर क्लोज करने, ईयर क्लोज करते हैं तो एग्जिस्टिंग जो भी एसेट है उस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, V1 पर भी लगेगा, वैन 2 पर भी लगेगा। तो दो वैन है हमारे पास, वैन 1 वैन 2। तो वैन 1 मेरी 65,000 की थी, उस पर डिप्रिसिएशन 6,500 लग जाएगा। वैन 2 मेरी 70,000 की है, तो यहाँ पर एक बच्चे गलती क्या करेंगे, 10% निकाल रहे हैं ना, 7,000 लिख देंगे, आपको 7,000 नहीं लिखना। ये October 1 को ली थी ना, तो अक्टूबर से मार्च तक महीने गिनने फिर आप भूल जाओगे, तो वो नहीं भूलने, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे 6 मंथ्स, तो वो कितना होगा भाई, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो 70,000 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 3,500। तो ये 3,500 आप यहाँ पर लिखोगे। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10,000 रुपीज़। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी 10,000 रुपीज़। तो ईयर क्लोज करते हैं बाय बैलेंस CD, सेम डेट मार्च 31, और यहाँ पर आप बड़ी साइड का टोटल करेंगे, तो बड़ी साइड का टोटल ये आ जाएगा, तो 5,0087512, तो 1,28,500, यहाँ पर भी 1,28,500, और ये बैलेंसिंग फिगर 10,000 माइनस कर दो तो 1,18,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास मशीनरी अकाउंट, मतलब सॉरी वैन अकाउंट, वैन बना रहे हैं, तो वैन अकाउंट रेडी हो चुका है 2022 मार्च 31 तक। तो ये फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट हो गया। अब देखो ये वाला इवेंट रह गया सेलिंग वाला और बाइंग वाला, जो एक साथ हुए। तो पहले अब हम इस डेट तक पहुंचते हैं, ये कब हुआ April 1, लेकिन हम तो अभी एक दिन पीछे ना मार्च 31 पे, तो April 1 पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, जस्ट एक दिन में आगे आ रहा हूँ, तो 2022 April 1, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस BD। तो यहाँ पर आपको देखो मैं V1 और V2 की सेपरेट वैल्यूज लिख देता हूँ, ताकि और क्लैरिटी रहे, हमें और अच्छे से समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो शुरुआत से देखते हैं एक बारी, फिर यहाँ पर दोबारा समझते हैं। शुरुआत से देखो 65,000 की वैन आई थी, डेप्रीसिएशन लगा 6,500 का, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 58,500, ये हमारी V1 है। तो 58,500 की जो वैन थी उस पर 6,500 का और डेप्रीसिएशन लगा, तो अब साल के एंड में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 52,000 हो जाएगी। और ऐसी वैन 2 70,000 की थी, उस पर 3,500 का डिप्रिसिएशन लगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 66,500 हो जाएगी। तो इन दोनों को आप ऐड करो, तो ये आ जाएगा आप पे नॉर्मल वही आंसर आएगा जो आपका बैलेंस CD था। तो 1,18,500 ही आपके पास आ जाएगा। ये वेरीफाई भी हो गया, और मेरे को ये भी पता चल गया कौन सी वैन की क्या कीमत है April 1 को। और April 1 को जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि April 1 मेरी डेट ऑफ सेल है, ठीक है। तो एक तो सेलिंग की ट्रांजैक्शन है, तो सेलिंग की ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पर करते हैं, क्रेडिट में करेंगे 2022 April 1। सेलिंग में मैंने आपको समझा रखा है 3 आएंगी, तो एक होगी यहाँ पर बाय बैंक कि कितने में ये बेची गई है, और एक होती है यहाँ पर बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है, लॉस की ट्रांजैक्शन यहाँ पर आती है, और तीसरी होती है बाय डेप्रिसिएशन। तो मैं लिख रहा हूँ, आपको अभी समझ आएगा, ये काटना पड़ेगा बाद में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन अभी कटेगा ये बाय डेप्रिसिएशन। देखो ऑन द डेट ऑफ सेल, मेरे पास ऑलरेडी ऑन द डेट ऑफ सेल V1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो V1 को तो हमने उसी दिन बेच डाला ना, April 1 की तो वैल्यू V1 की पता ही है, और V1 को मैंने April 1 में ही बेच डाला, तो इस पर फर्दर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, सेम डे एक दिन में क्या और वैल्यू गिर जाएगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो May 1 को बेचते
जून को बेचते, जुलाई को बेचते, तब मैं यहाँ बाय डेप्रिसिएशन लिखता, लेकिन बिल्कुल बिगनिंग में ही बेच दिया, तो इसलिए मेरे को ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था ताकि आप ऐसी गलती ना करो। तो ये बेची कितने में, 45,000 में बेची है, क्वेश्चन ने हमारे को क्लियरली बताया है 45,000। तो अब आप देखो 52,000 की चीज़ आपने 45,000 में बेच डाली, तो 52,000 की चीज़, महंगी चीज़ आपने 45,000 में बेच डाली, तो कितने का नुकसान हो गया, 7,000 का नुकसान हो गया। तो 52 माइनस 45 करोगे आप पे 7,000 आ जाएगा। इस दिन हमने एक और वैन खरीदी है V3, सेम डे खरीदी है, तो यहाँ लिखो अप्रैल 1 और यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कितने में खरीदी है, ये हमने खरीदी है 1,70,000 की खरीदी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, तो जब भी हमें और कुछ भी नहीं करना होता, हमें ईयर को क्लोज करना होता है। तो ईयर कैसे क्लोज होगा भाई, 2022 अप्रैल 1 से चालू करा साल, तो ये खत्म कब होगा, 2023 मार्च 31। तो खत्म करने के लिए एक शर्त याद रखना, एक रूल याद रखना, एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे या एग्जिस्टिंग हमारा जैसे वैन्स है, तो एग्जिस्टिंग वैन्स पे डेप्रिसिएशन लगाना। तो V1 बिक गई, एग्जिस्टिंग वैन कौन सी है मेरे पास इस टाइम, V2 और V3, तो एग्जिस्टिंग वैन्स पे डेप्रिसिएशन लगाना, V1 पे मत निकालना, वो बेच डालिए। तो V2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है यूजुअली, देखो पिछले साल लगा था 3,500, लेकिन वो 6 महीने का था, तो 70,000 पे 10% आएगा 7,000। ठीक है, और V3 1,70,000 है, ये पूरा साल रुकी है अप्रैल टू मार्च, तो इसका 10% आएगा 17,000। देखो 10% निकालना ना बड़ा आसान होता है, लास्ट का डिजिट हटा दो। ठीक है, तो 0 लास्ट है ना, यूनिट्स प्लेस हटा दो, तो 10% निकल जाता है किसी भी चीज़ का। और जैसे 70,000 का 10% निकालना है, एक 0 हटा दो, तो 7,000 जो दिख रहा है वो आपका 10% आ जाएगा। तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 17 और 7 कितना हो गया, 24, 24,000। ठीक है, तो बस ये अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे निकाल देते हैं बाय बैलेंस CD और अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 1,18,500 और ये 170 को ऐड कर लेते तो ये 500। ठीक है, फिर ये आएगा 8, फिर आएगा 718 और ये 2, तो 288,500 आ रहा है बड़ी साइड का टोटल। तो वही मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 288,500 में से ये 3 आइटम्स माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरा हो जाएगा आंसर। तो मेरा आंसर आ रहा है 2,12,500, 2,12,500। ठीक है, तो ये मेरा वैन अकाउंट रेडी है, कंप्लीटली रेडी है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन विजिबल हो जाए। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, पूरा मैंने जूम आउट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर 1,20,000। तो एक ये ट्रांजैक्शन है, एक इवेंट है, हमने मशीनरी खरीदी। फिर कह रहा है न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010 फॉर 50,000। तो ये एक और खरीदी, M2 हो जाएगी। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 28,000। तो ये तो 3 हो गई। ठीक है, M1, M2, M3। फिर कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2013 अ मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2010 वॉज सोल्ड फॉर 6,000। तो सिंपल है, M1 उसने बेची है। ठीक है, और पूरी नहीं बेची, अगर आप ध्यान से देखो पूरी नहीं बेची। M1 की पूरी वैल्यू क्या है, 1,20,000। तो वो क्या कह रहे हैं, ऑन 1 जनवरी इस दिन उसने क्या किया, मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 20,000, मतलब इस 1,20,000 में से 1 लाख की नहीं बेची, 1 लाख की अनसोल्ड है। इस 1 लाख में से ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इसमें से 1 लाख की अनसोल्ड है और खाली 20,000 की बेची है, और वो कितने में बेची गई है, 6,000 रुपये उसको बेचने पर मिले। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है और बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है, और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि सेलिंग में ही सारी प्रॉब्लम है। जो हम सेल करेंगे ना 1 जनवरी 2013, अगर कोई बच्चा फंसेगा ना इस क्वेश्चन में, तो वो यहीं पर जाकर अटक जाएगा। उससे पहले का क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उससे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो मशीनरी 1 जिस दिन खरीदी है 1 अप्रैल 2010, तो ये अपने पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पूरे क्वेश्चन की। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2010 अप्रैल 1, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, और ये मेरी क्या है, फर्स्ट मशीनरी, तो मैं यहाँ लिखूँगा M1, और कितने में खरीदी है, 1,20,000 में, तो 1,20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आया समझ।
उसके बाद M2 खरीदी है 1 अक्टूबर 2010। तो मैं पहले एक बार ही चेक कर लेता हूँ, ये जो डेट है जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ ये इस फाइनेंशियल ईयर में आएगी या नहीं आएगी। तो 2010 अप्रैल 1 से चलेगा कब तक साल, ये साल चलेगा 2011 मार्च 31 तक, ये यहाँ तक चलेगा। तो क्या इस साल के बीच में ये जो ड्यूरेशन है 2010 अप्रैल 1 से 2011 मार्च 31, क्या इसके बीच में ये डेट आती है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग सोचो ज़रा, क्या इसके बीच में ये डेट आती है? तो इसी के बीच में आती है। तो ये अक्टूबर 1 को हमने एक और ख़रीदी है, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में M2। ठीक है, M2 हमने कितने की खरीदी है? 50,000 रुपीज़ की हमने बाय करी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये जो हमारी M3 ये 2011 में जुलाई को है, तो ये मार्च के बाद आते हैं ना जुलाई, तो ये अब अभी के लिए M3 वाला काम नहीं करना, अभी के लिए क्या करना है M1 और M2 वाला ही हमारे को काम करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं करना, ईयर क्लोज करना है, इनको ऐड करा, बड़ी साइड को ऐड करते हैं और बड़ी साइड का टोटल हम दूसरी साइड पर लिख लेंगे। तो डेप्रीसिएशन चैप्टर में ईयर क्लोज नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर से नहीं होता, एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे हमारे को डेप्रीसिएशन लगानी होती है। तो 1,20,000 पे पूरा 10% लगेगा, तो एक जीरो हटा दो, कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो 12,000 हो गया। और ये 50,000 वाली जो M2 है इसमें आपको ध्यान रखना है 10% लगेगा, तो क्या आंसर आएगा? 5,000। लेकिन ये अक्टूबर टू मार्च 6 महीने होते हैं, तो आपको 6/12 भी करना है। ठीक है, 6 महीने वाला टाइम फैक्टर मत भूल जाना। तो 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 2,500। तो यहाँ पे 5,000 नहीं आएगा, अक्टूबर टू मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6/12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपने पास कितना आ गया? 14,500। तो ये अपने पास कितना आ गया? 14,500। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD। तो ये मेरी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर है सेम डेट आएगी मार्च 31। तो 1,70,000 में से ये 14,500 जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 1,55,500 रुपीज़। तो 170 में से माइनस किया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, हमारा पहला साल हो गया, ये एक टोटल का मतलब है एक साल हो गया, और हमारे को ये कितने करने हैं? 3 ईयर्स के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये 1 ईयर कंप्लीट है। अभी ऐसे 3 बारी मतलब टोटल 3 टोटल्स और करने हैं, तो यानी कि अभी 2 बार और ऐसे हमारे को क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो ये 2011 मार्च 31 है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या डेट आने वाली है? अब यहाँ पर मेरे पास डेट आएगी 2011 अप्रैल 1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस BD। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास M1 और M2 की इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे नहीं पता, मैं वो भी लिख लेता हूँ अपनी क्लैरिटी के लिए, ताकि मेरे को क्वेश्चन और अच्छे से हमारे को क्वेश्चन समझ आए। तो 1,20,000 की चीज़ 12,000 से गिर गई, तो 1,20,000 में से अगर मैं 12 माइनस करूँ तो आंसर आएगा 1,08,000। 50,000 की मेरी मशीनरी 2,500 से गिर गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 47,500 आफ्टर डिप्रीसिएशन। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो वो यही आएगी 1,55,500 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों मशीन के। तो 2011 अप्रैल 1 तक का डेटा हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे को मशीनरी 3 खरीदनी है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2011 को हम मशीनरी नंबर 3 खरीदेंगे, और उसके बाद 2013 में है सेलिंग का काम। ठीक है, तो सेलिंग का काम तो बहुत बाद में है, तो और वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बाद में देखेंगे। पहले 1 जुलाई 2011 को हम मशीनरी बाय करेंगे। ठीक है, तो ये 2011 को हम बाय कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा M3। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं M3, और ये कितने में खरीद रहे हैं हम? ये हम खरीद रहे हैं 25,000 रुपीज़ में। ठीक है, और इस ईयर और कुछ नहीं हो रहा, तो ईयर क्लोज करेंगे। तो ईयर क्लोज कैसे होता है? 2020-12 मार्च 31, तो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, इसकी लास्ट डेट पर आप आ जाओगे। और ईयर क्लोज कैसे करते हैं? एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर डिप्रीसिएशन लगाकर। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी बहुत सारी है, हमारे पास M1 है, हमारे पास M2 है, और हमारे पास M3 है, तो सभी पे डिप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, तो M1, M2, M3 ओरिजिनल वैल्यूज़ पे लगाते हैं। तो M1 मैंने खरीदी थी 1,20,000 की, तो 10% हो जाएगा 12,000। ये अक्टूबर में खरीदी थी 50,000 की, लेकिन अब इस सेकेंड ईयर है ना, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, अब जो हमारा सेकेंड ईयर है 50,000 का। ठीक है, तो उसमें 50,000 का 10% 5,000 रुपये आप लगा दो आराम से। ठीक है, फिर ये जो 25,000 की खरीदी है, इस पर ज़रा देखते हैं कि डेप्रीसिएशन कितना लगेगा। तो इस पे आपको समझना है, इस पे डेप्रीसिएशन हमारा लगेगा 25,000 इंटू 10/100, और महीने गिनो जुलाई से मार्च। जुलाई से मार्च कितने हो जाएंगे? 9 महीने। जुलाई को गिनो, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे काउंटिंग करेंगे, मार्च तक कितने हो जाएंगे? 9 मंथ्स। तो 9/12, तो ये 3 3 ज़र 3 4 ज़र। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ गए, फिर 2500 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये अपना कितना आता है?
तो ये आ रहा है 625 और 625 इंटू 3 हो जाएगा आपका 1875। तो यानी कि जो मशीनरी नंबर 3 है इसका 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन होगा 1875, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके बाद मैं टोटल करूँगा तीनों का डिप्रिसिएशन, तो ये कितना है 12 5 17 प्लस 1 18, तो 18,875 मेरे पास डिप्रिसिएशन आ गया। और ईयर क्लोज अप कर देंगे यहाँ पर, तो 2012 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, नॉर्मल करना है, बड़ी साइड का टोटल करा, तो ये बड़ी साइड का टोटल आपके पास आ जाएगा, कितना आ रहा है 500, 5 5 10 1 कैरी 6 2 8, तो यानी कि 1,80,500। तो 1,80,500 में से ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस CD हो जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 1,61,625, ठीक है। तो 1,61,625, तो जो बाय बैलेंस CD है वही हमारा क्या होगा, टू बैलेंस BD। तो यहाँ पर लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, टू बैलेंस BD और यहाँ पर लिख दो 1,61,625 और डेट के कॉलम में डेट क्या डालेंगे 2012 अप्रैल 1, जस्ट एक दिन आगे आ जाएंगे। देखो ये फाइनेंशियल ईयर कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर आपका 2012 अप्रैल 1 को स्टार्ट हुआ, तो ये आपका खत्म हो रहा है 2013, ठीक है, 2013 मार्च 31 को, ठीक है। तो ये इस दिन खत्म हो रहा है। तो आप चेक करो, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या इस डेट के बीच में, क्या इस साल के बीच में, अप्रैल 1 टू मार्च 31, क्या इस साल के बीच में हमारी डेट ऑफ सेल आ रही है। तो हमारी जो डेट ऑफ सेल है वो आपको ऊपर दिख रही है, जनवरी 1 2013, तो जनवरी 1 2013 इसके बीच में ही तो आएगा, ये मार्च से पहले आएगा ना जनवरी 1, यानी कि डेट ऑफ सेल हमारी यहीं पर आनी है। तो 2013 जनवरी 1 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो हमें 3 ट्रांजैक्शंस लिखनी होती है। कौन सी 3 ट्रांजैक्शन करते हैं, एक तो कितने में बेची गई है कोई चीज़, तो बाय बैंक, ठीक है। एक उस पर कितना डेप्रीसिएशन लगा है, तो बाय डेप्रीसिएशन, और थर्ड चीज़ उस पर कितना लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है और उसके बाद हम ईयर एंड करते हैं। तो ईयर एंड मतलब रिमेनिंग मशीनरीज पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अब हमारा सबसे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो आप देखने आए हो मोस्ट प्रोबेबली, तो वो अब हम आगे समझेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 1,20,000 की आपकी M1 है ना, उसने ये पूरी नहीं सेल करी, उसने ये इस 1,20,000 में से सिर्फ 20,000 की मशीनरी सेल करी है। तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर आपका 10% है और इस 1,20,000 में से अगर उसने सिर्फ 20,000 की मशीनरी सेल करी है, तो आपको ये समझना होगा कि ये 20,000 मशीनरी का अपना डेप्रीसिएशन कितना चल रहा है। भाई ऐसे समझो जैसे ये असेंबल करे, मशीनरी 1 को असेंबल करे, इसके अंदर 3-4 छोटी छोटी मशीनरीज हैं, तो उसमें से एक छोटी मशीनरी 20,000 की थी, M1 के अंदर एक छोटी मशीनरी 20,000 की थी, वो बेची है। तो अब आप 20,000 वाली का अलग से कैलकुलेशन करोगे, तो इस पर 10% अगर लगाऊंगा तो 20,000 की वैल्यू 2,000 से गिरेगी, ठीक है, 2,000 से गिरेगी। तो 2011 अप्रैल 1 को कितने की हो जाएगी, 18,000 की हो जाएगी। 2012 अप्रैल 1 को और 2,000 से गिरेगी तो 16,000 की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे आ जाएंगे डेट ऑफ सेल पे। तो डेट ऑफ सेल मेरी है 2013 जनवरी 1, ठीक है। तो ये मेरी डेट ऑफ सेल है। तो डेट ऑफ सेल की डेप्रीसिएशन भी तो लगेगी। यहाँ पे देखो 2012 अप्रैल 1, यहाँ पर आपके पास जो मशीनरी है ना, यहाँ पर जो आपके पास मशीनरी है उसमें से इसमें से एक मशीनरी ऐसी है जो 16,000 की वैल्यू करती है, ठीक है। एक मशीनरी ऐसी है इसके अंदर इंक्लूडेड है 16,000 की जो वैल्यू करती है, तो ये वाली बेची गई है, ठीक है। तो ये वाली हमने बेच डाली। तो आपको ये समझना है कि इसकी कितनी डेप्रीसिएशन होगी, इसकी 9 महीने की डेप्रीसिएशन होगी। तो 20,000 के ऊपर 10% मैं निकालूंगा और 9/12 में कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 1500 रुपीज, ठीक है। अब एक बारी दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं समझा रहा हूँ, दोबारा से समझा रहा हूँ। जो मशीनरी 1,20,000 की है ना, इसमें से एक 20,000 का टुकड़ा, इस 1,20,000 में से एक 20,000 का टुकड़ा बेचा गया, लेकिन बेचा किस दिन गया है, 2013 जनवरी 1 को। तो मुझे ये जानना है ये जो 20,000 का मशीन है, ये जो टुकड़ा है, ये अप्रैल 1 2010 को तो 20,000 का वैल्यू करता है, लेकिन ये 2013 जनवरी 1 जो डेट ऑफ सेल है उस दिन इसकी क्या कीमत है, मेरे को ये जाननी है, ताकि मैं लॉस वगैरह कंपेयर करके निकाल पाऊँ। तो ये 20,000 रुपये की जो मशीन है, इसकी 1 साल बाद 18,000 कीमत हो गई और 1 साल बाद 16,000 कीमत हो गई। तो अगर आप देखो, मेरे को ये जो 16,000 की कीमत पता है वो 2012 अप्रैल 1 वाली पता है, लेकिन डेट ऑफ सेल इसके भी 9 मंथ्स बाद हुई है, जो बेचा गया वो और 9 महीने बाद बेचा गया।
तो मेरे को 20,000 की 9 महीने की डेप्रीसिएशन अलग से निकालनी पड़ी है। तो ये जो 16,000 की मशीनरी अप्रैल 1 को थी, ये डेट ऑफ सेल को पता है कितनी हो जाएगी, 16,000 माइनस 1,500, यानी कि डेट ऑफ सेल पे इसकी कीमत हो जाएगी 14,500। तो ये 14,500 का पीस मुझे पड़ता है, ये जो 20,000 का टुकड़ा मुझे पड़ता था 2010 अप्रैल 1 को, इसकी कीमत अब मुझे 14,500 पड़ रही है डेट ऑफ सेल को। ठीक है, आया समझ? इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आप आगे देखो, ये जो पीस मेरे को 14,500 का पड़ रहा है, ये मैंने बेचा है, क्वेश्चन में बताया गया है मैंने इसको बेचा है 6,000 में। तो महंगी चीज़ सस्ती बेच दी ना, 14,500 की चीज़ मैंने 6,000 में बेच दी, मतलब मेरे को महंगी चीज़ सस्ती बेची तो नुकसान हो गया ना। तो नुकसान कितना हो गया, 8,500 का नुकसान हो गया। और यहाँ पे डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 9 महीने का, ये जनवरी 1 है ना, ये वाला डेप्रीसिएशन यहाँ पर आएगा, यानी कि 1,500 सोल्ड पार्ट का, सोल्ड मशीनरी का 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन यहाँ पर आएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपका थर्ड ईयर है, देखो ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये आपका सेकंड ईयर था, अब आपका थर्ड ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर क्लोज करो, मेन काम हमने कर दिया, आंसर अब हमारा आ जाएगा। लेकिन क्लोज करने का रूल होता है डेप्रीसिएशन में, एग्जिस्टिंग मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाओ और आप अपना ईयर क्लोज करो। तो अप्रैल 1 2012 से ईयर क्लोज होगा 2013 मार्च 31 को। क्लोज करने का रूल है डेप्रीसिएशन लगाओ एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे। तो अगर मैं आपको बताऊं मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीनरीज कौन कौन सी है, मेरे पास M1 है, मेरे पास M2 है, मेरे पास M3 है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, M2 पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। देखो ऊपर देखो, M2 हमने कितनी की खरीदी, अगर आपको दिख रहा है तो M2 हमने खरीदी थी 50,000 की। तो 50,000 की M2 खरीदी है, इसका पूरा 10% मैं यहां पर लिख दूंगा 5,000। ठीक है, M3 मैंने खरीदी है 25,000 की। तो इस साल तो ये पूरा टिकी है ना, अप्रैल 1 में, अप्रैल 1 यहाँ पर जो डेटा है इसमें M1 प्लस M2 प्लस M3 तीनों है। तो M2 देखो अप्रैल टू मार्च पूरा टिका। ठीक है, M3 भी अप्रैल टू मार्च पूरी हमारे पास अवेलेबल रही है। तो M3 25,000 का 10% कैसे होगा, सिर्फ एक जीरो पीछे का हाइड कर दो, 10% तो आप ओरली निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा 2,500। तो ये M3 का हमने 10% यहाँ पर लिख दिया। M1 का ध्यान से निकालना, M1 का ये देख लेना, आपके पास जो ऊपर डेटा गिवन है 1,20,000 का गिवन है। तो 1,20,000 में से ना, इस 1,20,000 में से 20,000 की तो बेच दी। तो M1 जो आपके पास यहाँ पर है वो ओरिजिनल वैल्यू, हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू से देखेंगे। तो 1,20,000 में से 20,000 की अगर मैंने सेल कर दी तो मेरे पास रहेगी M1, मेरे पास M1 रह गया 1,00,000 का। तो 1,00,000 का पूरा 10% मैं निकालूंगा, तो यानी कि कितनी डिप्रिसिएशन लगेगी, सिर्फ 10,000 की डिप्रिसिएशन लगेगी M1 के ऊपर। तो ये M1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10,000 रुपीज़। तो ये मैंने 10 लिखा, तो 10, 5, 15 और 25 17,500 टोटल डेप्रीसिएशन लगेगा एग्जिस्टिंग मशीनरीज के ऊपर। और इसके बाद मैं यहाँ पर निकाल दूंगा बैलेंस CD। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कर देंगे, बड़ी वाली साइड अपनी ये है डेबिट साइड 1,61,625 और बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे 1,61,625। तो बड़ी वाली साइड में से ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 आइटम्स 6,000 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला टोटल इग्नोर। यहाँ से देखो माइनस करेंगे 161,625 में से 1 6,000 माइनस 1,500 माइनस 8,500 माइनस 17,500। तो ये मेरा आएगा 1,28,125 और यही मेरा क्या है आंसर है। तो ये डेट क्या है 2013। तो मैं जूम आउट करके एक बार आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, 3 साल का डेटा उसने बोला है। 3 साल का डेटा मतलब 3 टोटल, ये पहला टोटल, ये दूसरा टोटल और ये अपना तीसरा टोटल हो गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।